बेकसूर कहानी। आशापूर्णा देवी। पांचू, अरे तूने बुलाया क्या? पींचू, बुला रहे हो तुम? बलराम साहा ने पीछे मुड़कर देखा। वैसे कोई किसी को नहीं देख रहा, तो भी उसने साफ साफ सुना, साहा बाबू, साहा बाबू। काफी देर हो गई थी, इसलिए बलराम, जो केड्स जूते का तस्मा कसकर बांधे तेजी से पांव पटकता हुआ बाहर निकल रहा था, अचानक रुक गया। खागड़ा बाजार में उसकी बर्तन की दुकान है। 3 पीढ़ियों से कांसा पीतल के इसी कारोबार में है। घर से करीब 3 किलोमीटर पर है। पैदल ही जाता आता है बलराम। दुकान से आते समय अगर कभी आकाश में बादल बिजली हो और कोई टोक दे कि रिक्शा पर चले जाइए साहा बाबू, काफी लंबा रास्ता है, तो बलराम बाबू बगल में दबाई छतरी को निकालकर सर पर डाल लेते और कहते, भैया, जब रिक्शा विक्शा नहीं था तब भी हमारे पुरखों अभिराम साहा और हरिराम साहा को मकान से दुकान तक का लंबा रास्ता पैदल ही आना जाना पड़ता था। और अब तो यह रास्ता पक्का बन गया है, पहले तो कच्चा ही था। बलराम के तेजी से पैदल चले जाने के बाद लोग यही कहा करते थे कि खामख्वाह अपना सा मुंह रह गया। पता था, वह किसी की नहीं सुनने वाला, अपने बाप की तरह ही एक बगहा है। हालांकि स्टील के बर्तनों के बाजार में आ जाने से दुकानदारी पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन कारोबार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुराने ढंग के लोग बाग अब भी बड़ी तादाद में हैं। इसके अलावा इन दिनों एक और नए ढंग का फैशन चल पड़ा है। शहर के अप टू डेट कहे जाने वाले घरों में कमरे सजाने के लिए कई तरह की गढ़न के पीतल और कींसे के बर्तन, गिलास, कटोरी, तश्तरी, प्यालियां, फूलदान, यहाँ तक कि लोटे भी खरीद कर ले जाते हैं। इसके अलावा बाहर के देशों से आने वाले सैलानी भी ऐसे बर्तनों की छटा देखकर ठगे से रह जाते हैं और गिसबाटी, कमलाकार, लहरिया तश्तरी, नक्काशी वाले गिलास और झबरे डिब्बे खरीद कर ले जाते हैं। ये सारे नाम एक जमाने से चले आते रहे हैं, तरह तरह के आकार और पहचान के मार्फत। दुकान की गद्दी पर बैठते ही बलराम का तनमन जुड़ा जाता है। उसे लगता है कि उसके बाप दादा उसे असीस रहे हैं, उसे प्यार से सहला रहे हैं। वैसे बलराम साहस भाव से बड़ा झक्की है। किसी ने उसके मुंह से कभी कोई मीठी बात सुनी हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। लेकिन आदमी वह बहुत साफ दिल का है, एकदम खांटी। लेकिन लोग उसके पीठ पीछे कहा करते हैं, साला झक्की बलराम। पीछे से किसी की पुकार सुनकर बलराम ने ऊंची आवाज में फिर पूछा, अरे पांचू है क्या? तुमने पुकारा तो नहीं? ऐसा कहने के बाद बलराम ने देखा कि 3-4 गुंडेनुमा छोकरे उसके घर की तरफ से ही चले आ रहे हैं, तेजी से। इसका मतलब है वे सब घर पर गए थे और जब मुलाकात नहीं हुई तो यहाँ आए हैं, और यही वजह है कि शोधे इधर दौड़े आए हैं और बीच बीच में पीछे आ रहे साथी को पुकार भी रहे हैं। बलराम ने उन छोकरों को तिरछी नजर से देखा। उसे लगा, इन लोगों में सब अनजाने चेहरे हैं। इन लड़कों की मंशा क्या है? चंदा वसूलना? बलराम को उन्होंने पैसे का पेड़ समझ रखा है। और अब कौन से देवी देवताओं की पूजा होने वाली है? बलराम ने पलक झपकते यह सब सोच लिया। कदमों की चाल थोड़ी सुस्त जरूर हो गई थी, लेकिन पांव रुके नहीं। पंचांग में किसी पूजा का हवाला हो या न हो, किसी सार्वजनीन रक्षाकाली की पूजा का बहाना ही काफी है और हो गया धूम धड़ाका। और अगर ढाकढोल न पीटकर अगर कोई नाटक का, यात्रा का ही आयोजन कर ले तो कोई बुरी बात नहीं। इसी का लालच दिखाकर अगर फुलिया को बुलाने की कोशिश की जाए। बहुत दिन हो गए, बिटिया घर में आई नहीं है। उसकी खप्पर तलवार वाली सास जरूरत पड़ने पर बहू को बाप के घर तक नहीं भेजती है। क्यों भेज देगी भला? फिर तो खुद को ही घर के कामकाज में झोंकना होगा।
और बेचारी फुलिया, बलराम के कलेजे का टुकड़ा, अपनी बेरहम सास के पल्ले में पड़कर कैसी सूखट्टा गई है। शादी को 5-6 साल हो गए, आज तक कोई बाल बच्चा भी नहीं हुआ। एक चिंता से दूसरी चिंता का सिरा फूट पड़ता है। साहब बाबू, सुनिए, रुकिए, पीछे से वे लड़के पुकार रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दुश्चिंताएं भी हैं जो चल रही हैं। आखिरकार लड़कों ने बलराम को पकड़ ही लिया। आपसे एक जरूरी बात करनी है, झबरे बालों वाले एक लड़के ने थूक घोटते हुए कहा। एक बहुत जरूरी बात। लेकिन बलराम ने उसे झिड़कते हुए कहा, मेरे साथ भला तुम्हारी क्या बात है, और वह भी जरूरी। सगुन बना के घर से निकला था और पीछे से हंगामा कर रहे हैं। चलो, फूटो यहीं से, भागो, बाद को मिलना। तभी सारे छोकरे जैसे एक साथ चिल्ला उठे, हमारी कोई बात नहीं है, बाबू साहब। आपकी बेटी जहां ब्याही है उस घर पर बड़ी भारी मुसीबत आई है। और यही वजह है कि हम अपनी गांठ ढीली कर आपको यह बताने आए हैं। अच्छी मुसीबत है। बलराम तो अच्छी मुसीबत में फंसा। उसने सभी शोधों को सिर से पांव तक देखा और त्योरी सिकोड़ कर पूछा, तुम लोग कहीं से आ रहे हो? जी, कृष्णनगर से। कृष्णनगर यानी फुलिया की ससुराल से। बलराम का कलेजा किसी अनजाने डर से कांप उठा। पता नहीं यह किस तरह की मुसीबत है। उसकी ससुराल का कोई आदमी इस बारे में कुछ बताने को नहीं आया। इन ढेर सारे लोंडों को भेज दिया है मेरे पास। बलराम ने अपने को संभालने की चेष्टा करते हुए पूछ लिया, बात क्या है? कहीं डाका तो नहीं पड़ा? सब कुछ लूट खसोट कर तो नहीं ले गए? ऐसा हुआ होता तो फिर क्या बात थी। कुंडू महाशय का सारा कुछ तो बैंक में पड़ा है या फिर कारोबार में। घर में भला क्या रखा होगा? अरे भई, सारे मामले को इतना खाद खोद कर मत बताओ, सीधे सीधे यह तो बताओ कि क्या हुआ है। जल्दी से, फटाफट। अच्छा। झबरे बालों वाला लड़का कुछ इस तरह तेजी से आगे बढ़ आया मानो वह टूट ही पड़ना चाहता हो। उसने पूछा, कृष्णनगर में आपकी बेटी की ससुराल है न? कौन कह रहा है नहीं है? आनंदमी मोहल्ले के शशि कुंडू की पतोहू थी न? वह। बलराम की छाती धौंकनी की तरह चलने लगी। आखिर ये लड़के क्या बताना चाह रहे थे? क्या शशि कुंडू मरमरा गए? लेकिन किसी तरह अपने को सीधा रखते हुए उसने बताया, हाँ, तो, जी, ऐसे ही। दरअसल कल रात आपकी बेटी का कल हो गया। हम यही बताने आए थे। ऐसा कहते कहते लड़के के चेहरे पर लड़ाई जीतकर आने वाली फौजी की मुस्कान खेल गई। लो अब समझो, हम साले बदनसीब गांठ की कौड़ी लुटाकर जैसे भी हो, बिना टिकट के ही सही, मरतेक पते तुम्हारी मुसीबत की दास्तान सुनाने आए और तुम हो कि लाट साहब बने। नाक ऊंची किए हमें दुत्कारते फटकारते रहे। अभी फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं है। हंगामा मत खड़ा करो। अब तो कलेजा ठंडा हुआ। बलराम के पांव तले की जमीन खिसक गई और उसकी आंखों के सामने यहीं से वहां तक धुएं का काला सा फैला था। बलराम मुंह फाड़े खड़ा था। यह क्या? उन लड़कों को देखकर अचानक फुलिया की चिंता किस बहाने मेरे मन में आ गई थी। क्यों आई थी? आखिर मैं क्यों अनमनासा हो उठा था कि बहुत दिनों से बेटी को देखा नहीं है? तो क्या यह नामुमकिन सी बात सच है? दूसरे ही क्षण बलराम ने अपने मन को मजबूत किया। यह नामुमकिन है? पागलों की सी बात है। ऐसा क्या हो जाएगा कि तुम्हारी बिटिया की हत्या हो जाए? आखिर कौन उसका कल करने आएगा? और क्यों? और शशि कुंडू तो उसकी बेटी को सगुनिया मानकर उसे लक्ष्मी बहू कहता अघाता नहीं।
बेटे की शादी के बाद से ही उसके कारोबार में खासा मुनाफा हुआ है। सास अगर अपनी पतोहू को बाप के घर नहीं आने देती तो इसमें उसका अपना ही स्वार्थ है। और क्या, बहू की हत्या से उसका कौन सा भला हो जाएगा। और जहां तक जमाई बाबू का सवाल है, उसकी बात न की जाए तो बेहतर है। सुना है कि वह बाप के कारोबार से जी चुराता रहता है, बस मौजमस्ती की महफिलों में खोया रहता है। इस बेसिरपैर की खबर और कुछ नहीं, किसी दुश्मन के खेमे की कुटिल चाल जान पड़ती है। यह संभव है कि इस दुश्मनी खेमे में शशि कुंडू भी शामिल हो। बलराम के जानते आदमी तो भला है, लेकिन ऐसे सज्जनों के भी दुश्मन हो सकते हैं। और ऐसे बुरे लोगों की कम से कम इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। गुड़ और कपड़ा इन दोनों ही के कारोबार में कुंडू महाशय ने खासी कमाई की है। दुश्मनों के तनबदन में आग न लगे, यह कैसे संभव है। लड़कों को हैरानी हुई, भला कैसा है यह आदमी। न तो बुक्का फाड़कर रोया, न छाती पीटकर चीखा, ऐसा भी नहीं जान पड़ता कि बहुत परेशान हुआ हो। कैसा है यह पत्थरदिल इंसान। लड़के एक दूसरे का हैरानी से मुंह देख रहे थे। हालांकि इस खबर के साथ ऐसा जरूर लगा कि इसे बिजली का झटका लगा हो। बात क्या है, क्या वह इन लोगों की बात का विश्वास नहीं कर पा रहा है? हो सकता है। बलराम ने उन सबको उड़ती नजर से देखा और कहा, तुम लोग तो कुंडू महाशय के घर परिवार के ही आदमी हो न? वे लोग उखड़े स्वर में बोले, हम उनकी जात बिरादरी के नहीं हैं, एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। अपनी आंखों के सामने ही हमने उसका कल होते देखा था। हमें पता है, वह आपकी इकलौती बेटी थी। हमें ऐसा लगा कि आपको यह खबर पहुंचा देनी चाहिए, इसीलिए अब आप पर है कि आप इस माने या न माने। अब कि बलराम वहीं बैठ गया, एकदम बीच सड़क पर ही नहीं, पास ही एक मकान की ड्योढ़ी पर। उसने उखड़े स्वर में पूछा, तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, खून किसने किया था? अब आपको क्या बताए, आपके ही जमाई बाबू शरत ने। बलराम की आंखों के सामने अपने जमाई शरत की तस्वीर उभर आई। गोल गाल, भरापूरा चेहरा, गोपाल मार्का, घुंघराले बाल, उन्हें लच्छों की तरह माथे पर तह कर जमाए। गोरा शरीर, ताजा खोबे की तरह। विवाह के समय जिसने भी देखा था, उसकी आंखें जुड़ा गई थी। और वही खीर मलाई के पुतले जैसा लड़का। असंभव। बलराम ने अपने को संभालने की कोशिश की। फिर कहा, तुम लोगों ने जब यह देखा कि पति अपनी पत्नी की हत्या कर रहा है तो तुम लोग यह तमाशा देखते रहे? कैसे मारा, भुजाली से या किसी छुरे बुरे? झबरीले वालों वाले लड़के को छोड़कर बाकी सारे लड़के मुंह बिचकाए और चुप्पे से खड़े थे, गुस्से में भरे। उन्होंने सोचा था कि यह आदमी उन्हें बड़े प्यार और आदर से बिठाएगा, धन्यवाद देगा, फिर बड़ी उतावली के साथ एकदम से साथ चलने को तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं हुआ? वह तो एक एक बात कुरेद कुरेद कर पूछ रहा है। झबराले बालों वाला ठंडे मिजाज का लगा। उसने कहा, आप जिस तरह से बोलते चले जा रहे हैं, उससे तो हमीर लिए कुछ बताना या कहना ही मुश्किल है। लेकिन जबकि हम लोग इतनी परेशानी झेलते हुए कृष्णनगढ़ से खागड़ा तक आए हैं, आपको सारी बात बताकर ही जाएंगे। आपको पता हो या न हो, लेकिन बात यह थी कि इस बीच शरद कर्ण की भींगचस पीने की आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसी लत के चलते वह आधी आधी रात के बाद आने लगा था और इसे लेकर बाप बेटे में खूब कहासुनी हुआ करती। खैर, गर्मी और उमस की वजह से लगभग सभी घरों में छत पर बिछौने डाले जाते हैं। हमारे घरों में भी ऐसा ही किया जाता है। हमारा घर कुंडू के घर के बगल में ही है। गर्मी कम हो जाने के बाद जब सभी सो रहे थे,
अचानक कुंडू के घर की छत पर पागलों की सी भयंकर चीख पुकार शुरू हुई। इसके बाद ही छत के किनारे चिनी दीवार के पास दो जनों के बीच आपाधापी दीख पड़ा और तभी स्त्री के गले की एक चीख, अरे मुझे मार डाला रे, के साथ ही दो मंजिली छत के ऊपर से एक भारी सी चीज नीचे गिरी। धम की आवाज के साथ ही शरद की मां चिल्ला पड़ी, अरे यह क्या सर्वनाश हो गया रे। और इसके साथ ही सब कुछ एकबारगी थम गया। यह सारा मामला बस कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। हम सब भी सवेरे वाली गाड़ी से आपको यह खबर देने के लिए निकल पड़े। हमें पता है वे लोग सारी बातें मुंदतोप देंगे। कहेंगे छत पर सो रही थी, नींद के नशे में उसने यह समझा होगा कि सीढ़ियों पर से उतरती आ रही है और टूटी मुंडेर वाली चारदीवारी के फाक में उसका पाँव चला गया। रात के आखिरी पहर में शशि कुंडू की घरवाली यही सारी बातें वक रही थी और छाती पीट रही थी। अच्छा, तो अब हम सब चलते हैं। अभी 11:30 बजे वाली गाड़ी से ही हमें लौटना होगा। हमने सोचा था कि अचानक उस बुरी खबर को सुनकर अगर जो आप कहीं अपनी सुध-बुध खो बैठे तो हम आपको साथ ही स्टेशन तक लिवा लाएंगे। लेकिन आप हैं कि हमारा विश्वास ही नहीं करना चाहते। खैर, चलो भई, इस कलयुग में किसी का भला नहीं करना चाहिए। वे लोग रवाना होने को हुए। 2 सेकंड बाद ही इस गिरोह का नेता वापस लौटा और बोला, इसके बाद वाली गाड़ी 5:30 बजे है, पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। इसके बाद लाश सड़ने लगेगी। अगर आपको जाना हो तो बताइए, साथ में हम लोग भी रहेंगे। इन लोगों का आग्रह देखकर बलराम साहा के मन में जो संदेह पैदा हो गया था वह एक बार फिर पक्का हो गया। इस दुनिया में तरह तरह के लफंगे और उचक्के हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि किसी परिचित के बारे में कोई बुरी खबर देकर लोगों को साथ ले जाया जाता है और उन्हें तंग किया जाता है। अनजाने में ही बलराम का एक हाथ कमर की गांठ पर चला गया। आज ही दुकान पर कुछ व्यापारियों और महाजनों के आने की बात है। वे माल लेकर आएंगे। साथ में 4,500 रुपए हैं। इन छोकरों को इस बात की टेर तो नहीं लगी कहीं? बलराम यह समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। और इधर सीने में अजीब सा तूफान मचल रहा था। उसे अपने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था और इसके ऊपर भी संदेह का घना कोहरा। ठीक है, आप चल नहीं रहे, अच्छा। और इसके साथ ही लड़के बढ़ने लगे। वे थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि बलराम ने हाथ उठाकर पुकारा, अरे बच्चों, सुनो, थोड़ा सा तो रुको, सुनो। झबरीले बालों वाला पास आ गया। बलराम उसके हाथ को अपने हाथों से थामकर रोने लगा। फिर सुबकते हुए कहा, धर्म के नाम पर दुहाई है, सच सच बताना, क्या मेरी बेटी सचमुच मारी गई है? झूठ कहने पर हमें क्या मिलेगा? तो फिर चलो, तुम सबके साथ ही चलता हूं। बिटिया को आखिरी बार देख तो लूं। कहते कहते बलराम एक बार फिर रुका। उसने कुछ सोचकर आगे कहा, अगर तुम लोगों में कोई एक आदमी मेरे घर जाकर मेरे जाने के बारे में बता आए तो बड़ा अच्छा हो। घर में मेरी माँ और विधवा बहन है। मेरे घर वापस न लौटने पर वे दोनों मारे चिंता के दम तोड़ देंगी। उनसे कहना है कि मैं किसी जरूरी काम से रानाघाट जा रहा हूं। वापस न लौटूं तो चिंता न करें। एक लड़का तेजी से आगे बढ़ गया। बलराम ने 3 रिक्शों को स्टेशन जाने के लिए ठीक किया। नहीं, अपने साथ किसी को बिठाने की जरूरत नहीं। अगर टेंट के साथ छेड़खानी करे, उफ, अच्छी मुसीबत है। हे भगवान! आगे की तरफ बढ़ गए रिक्शों पर सवार ये छोकरे अगर जो कहीं झूठे और उचक्के हों। मुमकिन है ये सब शशि कुंडू के घर के लड़के हैं। कहने को तो कह रहे हैं
कि पास वाले घर में ही रहते हैं, लेकिन पुकार तो रहे हैं शशि कुंडू, शरद कुंडू। एक टोले मोहल्ले में ऐसा भी कहीं होता है। लोग एक दूसरे को आदर और प्यार से बुलाते हैं। बहुत लागल पेट न भी हो लेकिन भैया, चाचा, ताऊ कहकर तो बुलाते ही हैं। नन्ना, ये सब साले मतलबी हैं। भगवान करे ऐसे ही हों। लेकिन बलराम साहा को ठग नहीं पाएंगे। यह ठीक है कि मारे घबराहट के इन सब के साथ जाना पड़ रहा है, लेकिन ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बिटिया रानी के लिए जी पहले से ही बेचैन हो उठा था, इसलिए इनके साथ निकल पड़ा। हे माता आनंदमयी, माँ काली, वहां पहुंचकर मैं अपनी बिटिया फुलिया को राजी खुशी देख पाऊं। वापसी के समय तुम्हारे थान पर छैने वाला संदेश एक चढ़ाता आऊंगा। बलराम ने अपनी टेंट को अपनी उंगलियों से टोह लिया और मन को मजबूत कर तनकर बैठ गया। सामने चल रहे 2 रिक्शों पर 4 छोकरे ठीक ठाक ही जा रहे थे। कोई गलत मकसद होता तो वे किसी तरह की चालबाजी करने से बाज आते भला। इस बीच वापस आकर कोई हंगामा खड़ा नहीं करते। कहीं स्टेशन पहुंचकर मेरे सीने में कटार तो नहीं भोंक को और रुपए लेकर चंपत हो जाएंगे, या फिर रेलगाड़ी पर सवार होकर इसी भरी दोपहरिया में ही सरेआम हजारों लोगों के सामने कृष्णनगर पहुंचकर। ऐसा नहीं है कि बलराम साहा को ये गायब या अगवा कर सकें। कृष्णनगर तो वह बचपन से ही आते जाते रहे हैं, और इधर पिछले कुछ वर्षों में बिटिया की शादी के समय से ही इतनी बार आना जाना हुआ है कि जिसकी गिनती नहीं है। मिठाई की हांडा, आम की टोकरी और दादी के हाथों तैयार अचार, अमोट, बड़ी पापड़ी तो आते ही रहे हैं। यहाँ उसके न जाने कितने लोग परिचित हैं। तो फिर ये लोग किसी साहस के बूते पर मुझे कोई चस्का देकर कहीं दबोच पाएंगे? लगातार एक दूसरे को काटने वाली चिंता के साथ बलराम साहा उतगे बढ़ता गया। उसका इरादा एक बार मजबूत होता तो दूसरे ही क्षण ढह जाता। बाजार में अक्सर मिल जाने वाले शशांक की बात उसे याद आ गई। दिनोंदिन यह क्या होता जा रहा है बलराम दा? आए अखबार खोला नहीं कि किसी की बीवी के कल का समाचार। शहरों में, कस्बों में, बड़े बड़े घरों में, ऊंचे घरानों में, और ऐसे हादसे बढ़ते बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बीबी को जान से मार डालना ही आजकल का लेटेस्ट फैशन हो गया है। जैसे आए है कि नहीं, उस दिन शशांक की बात पर उसने बहुत ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज वह याद आ रही है। ये छोकरे साले टिकट कटाकर ट्रेन में कभी नहीं बैठते, लेकिन जब बलराम ने 5 टिकट कटाने को रुपए बढ़ा दिए तो कोई चारा न था और न ही रुपए गायब करने की नौबत आई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही बलराम हैरान रह गया। कैसे आश्चर्य की बात है, जहां जो कुछ था, जैसा था वैसा ही है, आम दिनों जैसा। यहाँ तक कि पान की दुकान में ध्यानस्थ महादेव वाले कटेफटे कैलेंडर के सामने गेंदे के फूलों की जो सूखी माला वह देख गया था, वह अब भी वैसी ही झूल रही है। सौदा सुलभ करने वाले लोग उसी जानी पहचानी शैली में आ जा रहे हैं। ऐसा लगता है वह अभी अभी यह सब देख गया है। आंखों के सामने ही साइकिल रिक्शा का पड़ाव देखा जा सकता है। किसी किसी साइकिल रिक्शा की घंटी के सिर पर नायलॉन वाले झालरनुमा नीले फूल उड़ रहे हैं। सब कुछ वैसा ही है, हूबहू, जरा भी इधर उधर नहीं। और ये कंगले दलिद्दर साले यही कहते हैं कि सारी दुनिया, धरती, आसमान, चांद, सितारे सब बदल गए हैं, जमाना बदल गया है। ये सब साले शैतान की आंत है। इन सब की पूरी तरह अनदेखी करते हुए बलराम तेजी से रिक्शा पड़ाव की तरफ बढ़ आया। वह एक रिक्शा पर बैठ गया और बोला, आनंदमयी मोहल्ला चलो। अरे, आप उधर कहीं चल दिए साहा बाबू। वह अभागा झबरे बाल वाला जैसे उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब क्या बात है,
बलराम ने तमक कर पूछा। मैं यह कह रहा था, पहले उधर जाना ठीक नहीं होता। अगर आप जल्दी निकल चले तो कचहरी अभी खुली मिलेगी। पहले उनके खिलाफ मामला ठोक देते और उसके बाद। यह सुनकर झक्की बलराम कुछ ऐसा तिनक गया कि लगा वह इस छोकरे पर टूट पड़ेगा। उसने कहा, लगता है मैं तो एक नासमझ के पल्ले में पड़ गया। अरे भाई, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? कौन तेरा कान ले जा रहा है? यह सुनकर मैं कान पर हाथ न रखकर कौए के पीछे दौड़ने लगूंगा। अब जाओ भी। तुम लोगों के मेरे पीछे पड़े रहने की ऐसी कोई जरूरत नहीं। रिक्शे पर सीधे तनकर बैठ गए और बोले, अरे चलो भैया, आनंदमी मोहल्ला है। रिक्शा थोड़ी दूर आगे बढ़ाने के बाद रिक्शा वाले ने पूछा, आनंदमी मोहल्ला? वहां किसके यहाँ जा रहे हैं, बाबू? बलराम का मिजाज अब भी उखड़ा हुआ था। उसने उसी कड़वाहट से कहा, बस रिक्शा चलाते जाओ। मैं बता दूंगा कि किसके मकान पर जाना है। बात यह नहीं है, उस आदमी ने पैडल चलाते हुए ही कहा, कल रात उस मोहल्ले के किसी घर में एक हादसा हो गया है। तभी तो हम पूछ रहे थे। बौखलाए बलराम का कलेजा अंदर तक बर्फ जैसा सफेद हो गया। उसकी आवाज बैठ गई। फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से पूछा, आखिर क्या बात हो गई, भाई? रिक्शा वाले ने उसी जोश में कहा, कुछ लोग बता रहे हैं, पांव फिसल गया होगा और लोग बोल रहे हैं कि कत्ल का मामला है। हम तो बाबू यही समझते हैं कि खून ही किया गया होगा। घर की वह पतोहों को मार डालना तो आजकल कोड नई बात नहीं रही, रोज का रिवाज हो गया है। ऐसा जान पड़ा कि बहुत दूर से और बहुत आहिस्ता से यह सवाल पूछा गया, किसके घर की बात है? अरे वही शशि कुंडू के घर की बात है बाबू। गुड़ का कारोबार करता रहा है। वैसे आनंदमी मोहल्ले में कपड़े की भी एक दुकान है। बात क्या है बाबू? आपकी कोनो जान पहचान तो नहीं रही? बलराम एक तरह से ढेर हो चुका था। अचानक उसने अपने को संभाला और जोर से फट पड़ा, हाँ, परिचित है, एकदम अपने घर का आदमी है। रिक्शा और तेजी से चलाओ। आज मैं सबका खेल तमाम करके ही दम लूंगा। शशि कुंडू के मकान के सामने अब भी दो चार लोग इकट्ठा थे। थोड़ी देर पहले ही पुलिस आई थी और लाश ले गई थी। उसने बाप बेटे शशि और शरद दोनों को हिरासत में ले लिया था। आसपास खड़े लोग इस दर्दनाक घटना को लेकर तरह तरह के दोष मढ़ रहे थे। कुछ लोगों को इन सारी बातों में बड़ा रस मिल रहा था और ऐसे लोगों की तादाद कहीं ज्यादा थी। अरे इस शशि कुंडू की अकड़ बहुत बढ़ गई थी। सारी दुनिया उसके लिए छोटी हो गई थी और उसका अभागा बेटा तो जैसे पागल ही हो गया है। जब देखो तब नशे में चूर रहता है। उस दिन बागानपाड़ा में नशे की झोंक में कैसी कैसी बदतमीजियां कर गया। अब उसका बाप चाहे जितना झूठ गढ़े, किस्से गढ़े और मामले को सजाए, यह मामला दबेगा नहीं। अब तो बाप बेटा दोनों ही जेल की चक्की पीसेंगे। क्या कहते हो? हाँ, जरा इसकी अकड़ तो कम हो। अरे, कुंडू के घर के सामने रिक्शा पर से कौन उतरा? शरद का ससुर ही तो जान पड़ता है न? उसे कैसे खबर मिल गई? क्यों, इस मोहल्ले में उसके कुछ कम दुश्मन है। रिक्शा वाले को भाड़ा चुकाने के बाद जब बलराम इधर-उधर देखने लगा तो लोग छितरा गए। कोई जरूरत नहीं है ए बाबा। अगर जो उनसे पूछ बैठे कि आप लोग तो गवाह हैं ना? माफ करना। यह तो सभी चाहते हैं कि हत्यारे को सजा मिले, लेकिन कचहरी में गवाही देने को कोई राजी नहीं। घर के सामने सन्नाटा सा छाया था। दरवाजा अंदर से बंद।
बलराम ने उसी जोम में दरवाजा ठेला और इसी के साथ जैसे सारा घर झंझना उठा। कौन है? भीतर से एक बीमार सी आवाज सुन पड़ी। यह सवाल किसी स्त्री का था, जो न केवल कमजोर था बल्कि सहमा हुआ भी था। दरवाजा तो खोलिए। मैं हूं बलराम साहा, खागड़ा का। दरवाजा धीरे से खुल गया। घर की पुरानी नौकरानी कनाई की माँ एक किनारे हट गई थी। कनाई की माँ, जो बलराम को घा आता देख दरवाजा खेलने के साथ ही कभी खिलखिला उठती थी और मारे खुशी के चखीकर कहती थी, अरे आ भाभी, देखो तो सही, कौन आया है। बावा, हाँ, समधी बाबू। लगता है इससे बड़ी हांडी आपके खागड़ा बाजार में नहीं थी शायद। विटिया रानी छेने की मिठाई कितना पसंद करती है, यह तो आपको पता है ही। ही ही आज वह खिलखिलाहट गायब थी। वह एक चोरनी की तरह दीवार से सटकर खड़ी थी। वह आदमी जो रिक्शा के ऊपर ही एक तरह से ढेर हो गया था, यहाँ शेर की तरह गरज रहा था। उसके हाथ में कोई हथियार तो नहीं था, लेकिन स्थायी बंदोबस्त के तौर पर छतरी तो थी ही। बलराम उसे ही ऊपर उठाए सदर दालान में दाखिल हो गया और ऊंची आवाज में चीखता रहा, कहाँ है वे? कहाँ है? बाहर निकल हरामजादे! कमीने, निकल बाहर! आ मैं तेरा खून पीकर फांसी के फंदे पर झूल जाऊं। बाहर तो निकल, शैतान, सुअर की औलाद, शराबी, हरामखोर कहीं के। घर के अंदर एक एक कमरे के सामने बलराम पांव पटक पटक कर चीखता रहा। कनाई की मां ने सहमी हुई आवाज में कहा, बाप और बेटा दोनों को ही थानेदार पकड़कर ले गए हैं। लाश भी उठवा कर ले गए हैं और उनको भी थाने ले गए हैं। अरे, फिर तो मेरी गिरफ्त से निकल गए साले। उस हरामजादे को अपने हाथों मारने का सुख भी नहीं मिला। ठीक है, अगर मैंने खूनी को फांसी के तख्ते पर नहीं लटकवाया तो क्या क्या घर की मालकिन को भी थाना पकड़कर ले गए? नहीं, औरतों को तो नहीं पकड़ा, बस पूछताछ भर करते रहे और चले गए। बलराम ने ऊंचे स्वर में कहा, पुलिस ने छोड़ दिया तो क्या? बलराम साहा कभी नहीं छोड़ेगा। जाओ, बुलाओ अपनी मालकिन को। बलराम साहा ने ठान लिया है कि वह उसे भी जेल में सड़ाकर दम लेगा। यह उसका दो टूक फैसला है। अरे, साइंस है तो बाहर निकलकर आंख मिलाए। यह पता तो चले कि पराए घर की बेटी के साथ। उफ! बलराम की चीख पुकार और फटकार पर शशि कुंडू के परिवार के लोग कमरे से बाहर निकल आए। घरवाली भी। वह कनाई की मां जैसे असंतोष में फटकर बोल उठी, मालकिन, यह उल्टी सीधी बात कहाँ से कर रही हो तुम? भाभी ऊपर अकेली सोई थी। नींद में ही उठ पड़ी और वह समझ नहीं पाई कि पांव कहीं पड़ रहे हैं। सीढ़ी का दरवाजा है, यह समझकर टूटे मुंडेरे के सुराख में पांव डाल दिया और नीचे गिर पड़ी। बस, इतनी सी तो बात है। चुप कर। इस सिखाई पढ़ाई गई बात को अपने पास ही रख। कुंडू की घरवाली ने रोते रोते ही उसे बुरी तरह झिड़क दिया। तू क्या समझती है समधी साहब इतने बेवकूफ आदमी हैं? उन्हें जो कहा जाएगा, वे वही समझ लेंगे। समधी साहब अपनी बुद्धि के बल पर बड़े बड़े वकीलों और बैरिस्टरों के कान काटते हैं। क्या वह इतना भी नहीं समझेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या? अब तो इनके ही हाथ में हमारे जीवन मरण की डोर है। हो! बलराम ने खोए खोए ढंग से कहा, बात और घात में आप भी कुछ कम नहीं है। समधन जी, और अब काहे की समधन वमधन? भाड़ में गए सब संबोधन। कुंडू की घरवाली, बस इतना ही काफी है। और आप इस बात को समझ रखिए
मैं उस हरामजादे सुअर को खत्म किए बिना छोड़ूंगा नहीं। मेरी प्यारी अनाथ बिटिया को, जिसकी माँ उसे बचपन में छोड़ गई, मेरे कलेजे के टुकड़े को। बलराम साहा का गला बैठ गया था, लेकिन उसने ऊंची आवाज में कहा, और उस लतखोर की यह मजाल। उसे क्या मेरा डर नहीं? उसकी खाल में भूसा भरे बगैर मैं नहीं मानूंगा। एक विवाह के समय स्त्री की बाईं कलाई पर लोहे की पतली सी चूड़ी जिसके सिरे मिले नहीं होते। कुंडू की घरवाली का आंचल चेहरे से खिसका। उसका सुबकता हुआ स्वर अचानक फूट पड़ा। बिलखती हुई बोली, मुझे पता है भाई साहब, इस पाप के युग में उसे सजा नहीं मिली। उसका बाप तो तभी उसकी गर्दन पकड़कर थाना ले जा रहा था। वह कह रहा था, तू तो ठहरा कुलनाशी, तूने मेरे घर की लक्ष्मी, शुभ लाभ वाली लक्ष्मी और दुर्गा जैसी सुंदरी बहुरानी का खून कर दिया। चल, मैं तुझे फांसी पर लटकाने का सारा इंतजाम करता हूँ। वह तो सिर्फ मेरा चेहरा देखकर थम गए। आप भी एक बार हो आइए भैया। चार चार बेटियों के बाद यह जन्मजला पैदा हुआ। उसे किसी तरह बचा लीजिए। आपके ही हाथों मेरा जीवन मरण है। आप आखिर कहना क्या चाहती हैं? बलराम साहा ने गरजते हुए कहा, भला मेरी ठकुर सुहाती किस लिए? बलराम साहा कोर्ट में जाकर झूठी गवाही दे देगा, इसलिए? कुंडू की घरवाली के चेहरे से आंचल हट गया था। रोते रोते उसकी दोनों आंखें लाल करमचे की तरह सुर्ख हो गई थी, जिन्हें उठाकर उसने कहा, इसमें झूठ जैसी कोई बात ही नहीं है भैया। आप यही कहिएगा कि मुझे इस बात का यकीन नहीं होता कि शरत ऐसा काम भी कर सकता है। जरूर, जरूर कहेगा बलराम साहा, ऐसा ही कहेगा। मेरी जीती जागती बिटिया को, कहते कहते थम गया वह। कुंडू की घरवाली एक बार फिर दुहाई देने लगी, क्या मैं वह सब नहीं समझती हूँ समधी साहब? खबरदार, जो समधी साहब और भैया साहब कहा मुझे। कुंडू की घरवाली ने सहमते हुए कहा, क्या उसके लिए मेरा कलेजा नहीं कचोटता है? मेरी देवी सी पतोहू, घर की लक्ष्मी। लेकिन उस मोझों से बंदर ने जानबूझकर तो ऐसा कुछ नहीं किया भैया। उसने जो कुछ किया, नशे के झोंक में किया। लोग कहते हैं न मत करे बद, शराब करे खराब। ऐसे ही यार दोस्तों के कुसंग में पड़कर मेरा बेटा इंसान से हैवान बन गया। हाय राम! रुकिए, अरे रुकिए भी, बलराम ने खींच भरे स्वर में कहा, अपने कुलांगार बेटे की वकालत करने की बहुत जरूरत नहीं। आग में हाथ डालेगा तो जलेगा नहीं। आग को अच्छे या बुरे से कुछ लेना देना नहीं, समझी आप? खून की सजा है फांसी। मेरा दो टूक जवाब है, फैसला है। इसे अपनी गांठ में बांध लीजिए श्रीमती जी। कल घर जाते ही केस ठोंक दूंगा और मरते दम तक लड़ता जाऊंगा। श्रीमती कुंडू ही नहीं, कनाई की माँ भी यह सुनकर सकते में आ गईं। यह तो ठीक है कि इस आदमी की बातचीत का ढंग शुरू से ही बड़ा ही उखड़ा उखड़ा है, लेकिन यह अपनी ही बात पर टिका हुआ है। जौ भर टसमस नहीं हो रहा। वाह, खूब कह रही हैं आप भी, समधन जी। अब आप ही मुझे जबरदस्ती खाने को कहें, सारा का सारा भोजन और माल पकवान लाकर पटक दे, लेकिन पेट तो मेरा है न, है कि नहीं? और खाइए, और खाइए, कहते हुए अगर आपने समधी जी का पेट ही फाड़ू डाला तो मेरा कहना है, कुंडू की धर्म पत्नी जी, कि इस पेट को सिलने की जिम्मेदारी किस पर है? वह भी इसी बदनसीब बलराम पर। इस आदमी की बोली में अजीब सी कड़वाहट घुली है, और उसमें कोई तालमेल भी नहीं है। इस पर उसने, कुंडू की धर्मपत्नी, जिस विरूढ़ ढंग से कहा है लगता है किसी ने कनपटी पर तमाचा जड़ दिया है। लेकिन स्त्रियां सारा अपमान पी जाती हैं।
उसने भी अपने दोनों हाथों को जोड़कर सिर पर रखा और चिरौरी के स्वर में कहा, अच्छा भैया, अगर मेरे बेटे को फांसी हो गई तो क्या आपकी बेटी वापस मिल जाएगी? आप माँ की ममता की हाहाकार की बात सोचकर बलराम तेजी से पांव पटकता वहीं टहलने लगा था। इस बात को सुनकर वह वहीं थम गया और जैसे अपने शिकार पर टूट पड़ा। अच्छा तो यह सब सोच समझकर ही बलराम साहा अदालत में अपना हल्फिया बयान देगा, है न? अरे मैं पूछता हूँ कि उसके कलेजे की जलती आग को किसने देखा है? कुंडू की घरवाली एकदम से बुझ ही गई। सिर पर का आंचल खींचते हुए उसने बड़े ही ठंडे ढंग से कहा, मैं समझ गई, आप अपने मन की ही करेंगे। मैं तो यही सोच रही थी कि अब कोई चारा तो है नहीं, वह लौट कर तो आएगी नहीं। ठीक है, जो उचित जान पड़े वही करेंगे। मैं कह रही थी धूप बतास में चलकर आए हैं, एक डाब एक काट कर दूं, आप पिएंगे न? बलराम साहा की उछलकूद और बकझक थोड़ी कम होने को आई थी, लेकिन इस बात से एक बार फिर भभक उठी। तमक कर बोला, क्या कहा? आप डाब काट रही हैं? बलराम साहा इस ड्योढ़ी पर बैठकर पानी पिएगा। अरे बलराम तो डाब उसी दिन पिएगा जिस दिन हत्यारे को फांसी पर लटकाएगा। यह कहकर उसने दरवाजे का हुड़का खोला और दंदनाता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि बलराम रिक्शा पर बैठकर स्टेशन की तरफ क्यों रवाना हो गया। क्या वह लाशघर नहीं जाएगा, एक बार और आखिरी बार अपनी बेटी फुलिया को देखने के लिए? नहीं, क्षतविक्षत फुलिया को नहीं देखना चाहता बलराम। उसके मन में जो फूल कुमारी खिली रही है, वही जिंदा रहे, इतना ही काफी है। इसके बाद तमाम अखबारों में फुलेश्वरी कुंडू हत्याकांड के समाचार छपते रहे। कुंडू बाप और बेटा हिरासत में सड़ते रहे, उनकी जमानत हो न पाई। यह भी पता चला कि मोहल्ले के कई लोग चश्मदीद गवाह की हैसियत से अपनी गवाही देने को तैयार हैं। इस मामले में सबसे आगे है वही झबरे बाल वाला युवक और उसका वही गिरोह। ये सब शशि कुंडू के नाते रिश्तेदार ही थे, उसकी बुआ के घर में पले बढ़े। शशि कुंडू उन्हें कुसंगी कहकर बुलाता। उनकी आंखों में सुलगती जहरीली आग देखकर और गाहे उसके घर में धमकते हुए भाभी जी कहकर ताक झांक किया करते तो वह उन्हें झिड़क दिया करता। कहने का मतलब है कि उन्हें कोई शय नहीं देता था। दूसरी ओर शरद की चालढाल के चलते विरोधियों की संख्या ही कहीं अधिक थी। लेकिन फुलेश्वरी का मामला कोई ज्यादा दिनों तक नहीं चला और खुद मुजरिम फांसी पर लटकने के बदले छाती ठोंकता हुआ साफ बच गया। इस मामले को रफादफा करने में खुद बलराम साहा की गवाही ने बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई। हालांकि यह मामला उसी ने दायर किया था, लेकिन अदालत में अपनी गवाही देते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, अब मैं क्या कहूँ हुजूर। मेरी बिटियापचपन में ही माँ जिसे अनाथ छोड़ गई की मौत की खबर सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। और भला किसे होश रह सकता है? धर्मावतार, आपके यहाँ ऐसा कुछ होता तो आप होशोवास में रहते, क्या गुस्से में भरकर केस नहीं ठोंक देते? भरी अदालत में अजीब तरह का सन्नाटा छा गया और गहमा गहमी, लेकिन बलराम अपनी रूखी आवाज में रुक रुक कर कहता चला गया, अब मुझे उसकी बचपन की बीमारी की याद आ गई है। मैं धर्म और विवेक की दुहाई देता हुआ उस बीमारी के बारे में बता रहा हूँ और अदालत को खामखाह परेशान करने के लिए जो भी सजा दी जा सकती है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। बलराम साहा इसे सिरमाथे लेगा। लेकिन यह बीमारी क्या थी भला, जिसे फुलेश्वरी कुंडू बचपन से ही भुगत रही थी? यह कोई दूसरी चीज नहीं, नींद में चलने की बीमारी थी। बचपन से ही रात बेरात उठकर फुलिया कितनी ही बार दरोदीवार से टकराट कराकर अपना कपाल फोड़ चुकी है। सामने दीवार खड़ी है,
यह समझकर कई कई बार उड़के हुए दरवाजे के पल्ले से टकराकर चोट खाती रही है। ऐसा भी हुआ है कि उसे घर में बिछी चारपाई, बिछावन, आलना और दरवाजे का बहुत ख्याल नहीं रहता था और रोशनी जलाते समय वह ठोकरें खाती रहती थी। यही सब कुछ। उसकी इस बीमारी को लेकर लोग उसकी हंसी उड़ाया करते थे। किसको क्या पता था कि हंसीमजाक वाली बात ही फुलेश्वरी के लिए जानलेवा बीमारी साबित होगी। ऐसी गवाही की सच्चाई जानने के लिए धर्मावतार जज साहब क्या कुछ करते यह बात दीगर है, लेकिन संदेह करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि गवाह कोई और नहीं, फुलेश्वरी कुंडू का बाप ही था। यही वजह थी कि शशि कुंडू का बेटा शरद कुंडू बेकसूर साबित हुआ और छाती ठोंकता हुआ अदालत से बाहर निकला। इसमें हैरानी की कोई बात न थी।